अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज मैंने ख़ास तौर पर ये काला कोट निकाला और मैंने कहा जी आज काला कोट पहनकर आपसे बात की जाए। उसकी एक ख़ास वजह है कि आज मुझे इस काले कोट से न सिर्फ प्यार आ रहा है बल्कि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा एहतराम करता था इसका, लेकिन अब इसका एहतराम और मेरे दिल में कदर और मंज़िलत जो है वो बढ़ गई है। उसकी वजह हमारे सियासी हालात हैं कि काला कोट कहाँ कहाँ काम आया। और उसकी छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि इमरान ख़ान को जब सारे छोड़ गए तो उनके साथ कोई खड़ा हुआ तो वो ये काला कोट वाला और काले कोट वाले थे। मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि मैं जो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी जिसने सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारी और ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया में गुजारी, आखिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैंने आज से 10-15 साल पहले, कुछ साल पहले मैंने चाहा कि मैं बाकायदा वकालत करूं और फिर मैंने साथ एडमिशन लिया और साथ लॉ पढ़ा। उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको बताऊँगा। हमारे यहाँ यूट्यूब जो होती है वो उसमें मेरी कोशिश तो ये होती है कि उसमें अपनी ज़ात को ज़्यादा ना बताया जाए, अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ ज़्यादा बात ना की जाए, लेकिन यूट्यूब जो है एक फ़ैमिली की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ख़ास तौर पर उनसे ताल्लुक़ होता है, उनसे हमारे जज्बात का ताल्लुक़ होता है, एहसासात का ताल्लुक़ होता है। हम जो बात कर रहे होते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी जो है ना झलकती है। तो फिर ज़रूरी होता है कि उनको छोटे छोटे मामलात में और ख़ास तौर पर जो बेसिक चीज़ें हैं उस हवाले से उन्हें लाजमी कंसर्न रखा जाए और उस हवाले से बात की जाए। मैं इससे पहले कि बात करूं कि इमरान ख़ान के लिए और ख़ास तौर पर हमारे इस जुल्म और जबर की जो रात है उसके ख़ात्मे के लिए ये काले कोट वाले वकला क्या किरदार अदा कर रहे हैं, मैं सुनाना चाहूँगा कि एक दिलचस्प कि मैंने आखिर क्यों वकालत का पेशा इख्तियार किया और ख़ास तौर पर मैंने पढ़ना चाहा। मैं उन चंद लोगों में से हूँ, आमतौर पर यह होता है कि लोग सरकारी मुलाजमत की तरफ जाते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो सरकारी मुलाजमत छोड़कर किसी काज के लिए, किसी मकसद के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने यहाँ तक कि अपनी सरकारी नौकरी भी कुर्बान कर दी। मैं जब एक मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम था, तो मैंने देखा कि हर तरफ बदमाशी है, हर तरफ जुल्म है, हर तरफ ज़्यादती हो रही है और ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन ख़ुद ज़्यादती करते हैं। एक तरफ ख़ुद ज़्यादती करते हैं, फिर उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो ऊपर का जनाब जो अहबाब हैं वो उनके साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं और उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो दयानतदारी के साथ चलें, वो एक काज के साथ चलें। मैंने कुछ अरसे देखा और मैंने जब देखा कि मैं वहाँ सरकारी नौकरी के लिए मिसफिट हूँ और मैं वहाँ नहीं चल सकता, तो फिर मैंने देखा कि ये जो सहाफ़ी हैं ये बड़े धड़ल्ले वाले होते हैं, बड़े जिगर वाले होते हैं, इनके यहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दानिश्वर लोग होते हैं, अदीब होते हैं। मेरा अदब से चूँकि लगाव था और मैंने जो एमफिल किया था वो भी लिटरेचर में किया था, तो मैंने प्रोफेशन इख्तियार किया और जानबूझकर किया, सरकारी नौकरी छोड़कर किया। जब मैं सहाफ़त में आया मैंने बड़ा अरसा गुजारा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने 22 साल लीडिंग न्यूज़पेपर्स में गुजारे, उसमें बड़ी अहम तरीन पोस्ट पे रहा, मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहा, बहुत सारे सूरमाओं से टक्कर लेते रहे, बड़ी हक बात जो कह सकते थे कहते रहे और ख़ास तौर पर मुल्तान जो हमारा अहम तरीन जो अखबारात थे उसमें भी मैंने काम किया और जिनका मोटो था जनाब के जुल्म के ख़िलाफ़ नफ़रत, वहाँ भी काम किया। लेकिन मैंने देखा कुछ अरसे बाद कि जहाँ हक बात पर डट जाना होता है, जहाँ खड़े होना होता है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहें, उस वक्त सहाफ़ी भी भाग जाते थे। मैंने देखा कि वहाँ अगर कोई खड़ा होता था तो वो काले कोट वाला होता था। मुझे एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का जनाब मसला दरपेश हुआ जब मेरे इदारे को बैक स्टेप होना पड़ा, दूर जाना पड़ा। मैंने देखा कि उस वक्त अगर मेरे साथ कोई खड़ा रहा तो वो एक काले कोट वाला था, जिसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं वकालत को बाकायदा पढ़ूँगा और बाकायदा मैं वकील बनूँगा। मैंने बाद में जाकर यानी एमफिल मास्टर करने के बाद मैंने जाकर मैंने लॉ किया, एलएलबी किया और उसके बाद फिर एमफिल और दीगर जो मेरे स्टडी थी वो जारी रही। अच्छा, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कि एक जबर की रात है, एक जुल्म है, एक अंधेरा है,
एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी को सिर्फ इस बुनियाद पर कॉर्नर कर दिया गया कि वो मकबूलियत है और उसकी कबूलियत नहीं है। जो ताकतवर हलके हैं वो नहीं चाहते कि वो शख्स आ जाए, और उसके लिए मुख्तलिफ बहाने गढ़े गए, मुख्तलिफ हीले और हुज्जतें जनाब देखी गईं, और उनके ख़िलाफ़ इस कदर इमरान खान साहब को तंग किया गया कि आखिरकार उसने कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो मैं जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि इमरान खान के साथ जनाब ये जो ज़्यादती है ये रेड लाइंस क्रॉस करने पर हो रही है, ये 9 मई के वाक़यात के बाद एक रद्द अमल है, या लोग उसे मकाफ़ात अमल कहते हैं, मैं उनके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक तो 9 मई से बहुत महीने पहले की थी। ये बताएं कि उस वक्त इमरान खान साहब ने कौन सी रेड लाइन क्रॉस की थी, उस वक्त पीटीआई के लोगों ने कौन सी गलत काम कर दिया था, कौन सा जनाब काबे की तरफ जनाब उन्होंने पीठ कर ली थी, कौन सा ऐसा मामला हुआ था कि जिनको उस वक्त सज़ा दी जा रही थी और बल्क में लोगों को गिरफ्तार किया था, जिस पर रद्द अमल में इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ, एक स्टेज किया गया, एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, चंद लोगों को उकसाया गया, ट्रैप किया गया, और जब उस ट्रैप में पीटीआई के कुछ लोग आ गए और उन्होंने वो गलत काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसकी मैं भी मुजम्मत करता हूं, फिर उसके बाद पूरी पीटीआई को कॉर्नर कर दिया गया, उनके खिलाफ वो क्रैकडाउन किया गया, वो जुल्म किए गए, फाशिस्ट का वो मुजाहिरा किया गया कि जिसकी उससे पहले कहीं नज़ीर नहीं मिलती। और फिर ऐसे आलम में फिर ये भी था कि एक वक्त में ज़मान पार्क में कारकुनों का जमघटा होता था, वहाँ मेला होता था, वहाँ बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट बन गई थी, लोग हज़ारों की तादाद में मौजूद होते थे, वहाँ एक अलहदा रोज़गार लोगों के शुरू हो गए थे। और फिर मैंने देखा कि हुकूमती जबर था कि उसके सामने कुछ नहीं ठहर सका, ये पीटीआई के सियासी वर्कर नहीं ठहर सके, उनके जो लीडरशिप थी वो नहीं ठहर सकी। और 9 मई के बाद जब इमरान खान अकेला होता था, उस वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, ऐसे में वो खौफ का इब्तदाई जो बुत तोड़ा है, तो वो भी बार कौंसिल के लोग हैं। वो काला कोट होता था, लोग जाते थे इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अब मेरे पास कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वकला आते हैं। और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने जो आज से कई साल पहले कई साल लगाकर मैंने लॉ की जो डिग्री हासिल की थी वो मैंने बेसूद नहीं की थी, वो मेरे लिए फ़ायदा मंद है। अब मैं ताज़ा इस सूरत हाल पर आता हूँ कि एक एडिशनल एंड सेशन जज हैं, और वो उनका प्रोफाइल, उनका जो तरीक़ाकार, उनका रवैया बताता है कि उनको कोई टास्क दिया गया है और वो टास्क हर सूरत पूरा करना चाहते हैं, और वो एक लिमिटेड वक्त में पूरा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का केस लाया जाता है तोशा खाना, और वो तोशा खाना कि जिससे उससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने, और बहुत सारे जितने भी लोगों ने वो तहाइफ लिए, उनका कभी भी फॉर्म बी में ज़िक्र नहीं किया। लेकिन अगर इमरान खान की तरफ से फॉर्म बी में ज़िक्र नहीं आता और इमरान खान का कोई करप्शन नहीं मिलती, तो उसे सिर्फ इसी में फंसा लिया जाता है, और फिर तय कर लिया जाता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इमरान खान को ज़रूर सज़ा मिलनी है। और सबको नज़र आ रहा है कि एक जज साहब गलत कर रहे हैं, वो तासुब बरत रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो उन छोटे जज साहब के ख़िलाफ़ भी बोल सके। ऐसे में भी अगर और जज साहब के सामने अगर कोई बोलना चाहता है तो उसे शटअप कॉल दी जाती है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको जलील और रुसवा किया जाता है। ऐसे में भी अगर कोई शटअप के जवाब में शटअप की बात करता है तो वो भी एक काले कोट वाला होता है, कोई और नहीं होता है। बहरहाल वो फैसला आ गया, किस तरीके से आया कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बार बार उसी एक ही जज के पास वही मामला रेफ़र कर रहे हैं। वो पहले भी देते हैं कि इस पर गौर करें और देखें कि आपकी ये जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। वो फिर कह देता है नहीं जी ये जुरिस्डिक्शन बनती है, मेंटेनेंस बनती है। लेकिन फिर दूसरी मरतबा जब कहा जाता है कि ये ज़्यादती हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब महसूस करते हैं कि ज़्यादती हो रही है, लेकिन फिर उसी जज साहब के पास भेजा जाता है। वो मीर ने कभी कहा था, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, मतलब बार बार उसी के पास भेजा जाता है।
और आप कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस उनके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि जब तक इनकी अपीलों पर फैसले नहीं हो जाते, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि जो मुल्ज़मान के वकील हैं उनकी शहादतें, उनके जो गवाह हैं उनकी शहादतें ली जाएंगी या नहीं ली जाएंगी, और जब तक ये फैसला नहीं हो सकता कि फेसबुक पर जो पोस्टें हैं वो जज साहब की हैं या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि जब तक इन चीज़ों के फैसले ना हो जाएं उस वक्त तक फाइनल फैसला ना सुनाया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फिर वो सारे के सारे मामलात फिर उन्हीं जज साहब को भेजते हैं और उन्हें बाउंड भी नहीं करते कि जब तक ये फैसले ना हो जाए उस वक्त तक फैसला नहीं सुनाते। और जज साहब हुमायूं दिलावर साहब हर चीज़ उठाकर बाहर फेंकते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि एक बड़े जज साहब की आशीर्वाद उन्हें हासिल है और वो जनाब कुछ भी कर सकते हैं, वो अमेरिका जाने के लिए भी तैयार होते हैं, उन्हें एक एक मिनट की जल्दी भी होती है। ऐसे में भी हमारे निज़ाम का हर शख्स महसूस कर रहा है, सियासतदान महसूस कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट महसूस कर रहे हैं, जो ताकतवर हल्के हैं वो महसूस कर रहे हैं, सारे महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, गलत काम हो रहा है और अदलिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कोई शख्स एक लफ्ज़ भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसे में अगर कोई जुर्रत करता है तो फिर वही काले कोट वाला होता है, वही वकला होते हैं। यकीन करें आज मुझे वाकई वकला से बहुत प्यार आ रहा है। अगरचे मैं थोड़ी सी मुखालफत भी करता था जब मैं देखता था कि वकला गर्दी हो रही है और हमारे चंद वकला ज़्यादती कर रहे होते थे बाज़ मामलात में। मैं एक वकील होने के बावजूद उनकी मज़म्मत भी करता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जुल्म के दौर में, इस जबर के दौर में, इस जनाब फिस्तायत के दौर में, फ़ाशिज़म के दौर में अगर कोई प्रोफेशन है जिसको मैं सल्यूट करता हूँ तो वो हमारा लॉ है, हमारे कानूनदान हैं, हमारी वकालत का शोबा है। और मुझे आज अपने वकील होने पर यकीन करें फ़ख्र महसूस हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि आज अगरचे जज दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब पाकिस्तान में नहीं है और अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन आज भी वकला ने उनकी अदालत के सामने खड़े होकर एहतजाज किया। उनके ख़िलाफ़ फिर शिकायत दर्ज कराई गई हैं जो मतलूबा फ़ोरम है। और फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनके ख़िलाफ़ बात करना आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन वकला हैं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ पहुंच गए हैं। उन्होंने ना सिर्फ वहाँ शिकायत दर्ज कराई है बल्कि छोटे छोटे मामलात डिस्कस किए हैं कि ये बताएं बार बार एक ही जज के पास एक फ़ैसला क्यों भेजा जा रहा था, जब हर शख्स में एक बच्चा भी महसूस कर सकता था कि वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं दे रहे और जो साइल है उसे बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आना पड़ता था। लेकिन क्या वजह थी कि उनके पास बार बार भेजा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की किसी हद तक डायरेक्शन भी मौजूद थी और हमारा कानून भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद कानून की ये वायलेशन क्यों हुई। और दूसरी तरफ 9 मई को आकर कुछ लोग हमला करते हैं अदालत पर, शीशे तोड़ते हैं, कमांडो एक्शन होता है, हाई कोर्ट के मुलाजमीन के सर फट जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं और वहाँ एक साइल को उठा कर ले जाते हैं। और हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं ये लीगल है, ये कानूनी है। और फिर उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट आकर हमारी उससे बड़ी अदालत उसे कालादम करार देती थी, उसे गैर कानूनी, उसे अबडक्शन, उसे अगवा करार देती, उसे कानूनी करार नहीं देती। लेकिन उस जज के ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं होता कि आपने आखिर ये फ़ैसला क्यों दिया। ये हमारे वकला है। और मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि एक काले कोट की अहमियत क्या है। वो ख़ुद कह रहे थे कि मैं तो जनाब अब ख़ुद एक वकील बन गया और मुझे बड़े लाभ पर दस्तरस हासिल हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ ये तो मैंने जो मिसालें दी हैं वो सिर्फ़ अदलिया के अंदर दी हैं और हमारे यहाँ इस सिस्टम में दी हैं। इससे अलावा जो आमरीत के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला कुल किरदार अगर हमारे मुआशरे में अदा किया है तो हमारे वकला ने है। मैं एक मरतबा फिर वकला की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि मुझे इस अंधेरी रात में अगर कहीं रोशनी की किरण नज़र आ रही है तो इस काले कोट में से आ रही है और इंशाअल्लाह ये सवेरा ज़रूर तलू होगा। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।